हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 24। इससे पहले इस कहानी के 23 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था अवनी कॉलेज पार्टी में जाती है, जहाँ मोना राहुल के साथ मिलकर अवनी से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाती है। तो अवनी के लिए वो स्पेशल जूस भेजती है। अवनी उस जूस को पीते ही बेहोश होने लगती है और वो वॉशरूम की तरफ जाती है। तो एली और ईरा भी उसके पीछे जाने लगती हैं, मगर अवनी उन दोनों को उसके पीछे आने से मना कर देती है। अब देखते हैं आगे। रणवीर अपनी मीटिंग में था और किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहा था। तो रणवीर के अलावा वहाँ पर करीब 10 लोग और भी थे, जो काफ़ी ज़्यादा जानी मानी हस्ती नजर आ रहे थे। रणवीर अपनी हेड सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आगे एक वीडियो प्ले हो रही थी। तो उस रूम में एक शांति का वातावरण था। वहीं एक बिजनेस सूट पहने हुए था जो आदमी वो स्क्रीन पर कुछ प्ले करते हुए बोलता है कि मिस्टर राय, दिस इज आवर प्रोजेक्ट। हमने सारी बातों का ध्यान रख के ही ये सारी साइडें पसंद की हैं। यहाँ पर कोई भी लीगल या इनलीगल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मिस्टर राय। तो रणवीर सोफे पर ही अपना सूट ठीक करते हुए बोलता है कि दैट्स गुड मिस्टर वर्मा, वाकई आपका प्रोजेक्ट हमें अच्छा लगा। हम इस पर काम शुरू कर सकते हैं, पर मुझे इस प्रोजेक्ट में कुछ और भी डिस्कस करना है। तो रणवीर की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी विक्की बिना नॉक किए हुए अंदर आया और हाँफते हुए बोला, सर सर वो। तभी रणवीर गुस्से में विक्की की तरफ देखते हुए बोलता है कि सर क्या विक्की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त मीटिंग चल रही है। तभी विक्की थोड़ा सा ठीक होकर बोलता है, आई नो सर बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। रणवीर विक्की को घूरते हुए बोला, साफ साफ बताओ विक्की, वरना तुम मेरा गुस्सा जानते हो। तो रणवीर की बात सुनकर सारे लोग डर गए थे और विक्की को भी थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक ही सांस में बोला कि सर वो मैम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी विक्की की बातों से रणवीर को एक पल भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा हो और वो अब इस समय क्या रिएक्ट करे। पर जैसे ही उसे अवनी का ख्याल आया तो वो अपनी जगह से उठा और विक्की से गुस्से से बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, तो रणवीर के दिल में बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आने लगी थी, जैसे कुछ तो हुआ है पर क्या नहीं पता। जो इंसान सारी दुनिया को डरा सकता था, आज उसके दिल में डर महसूस हो रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे खो देगा। उसने अपने दिल वाली जगह पर हाथ रख के विक्की से बोला, वो कहाँ है इस वक्त। रणवीर की बात सुनकर मीटिंग में आए सभी लोग शॉक थे और सब सोच रहे थे कि मिस्टर राय, रणवीर को क्या हुआ है। पर ये बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। उतने में ही विक्की रणवीर से बोलता है, सर आपके कहने पर मैं जब ईरा से पूछने गया तब सब ठीक था, पर जैसे ही मैं वापस आने वाला था कि तभी एली ने मुझे बताया कि मैम नहीं मिल रही हैं। उन्होंने हर जगह चेक किया है पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। रणवीर विक्की से गुस्से में बोलता है, वो आखिरी बार कहाँ थी। विक्की ने अपनी गर्दन नीचे करके बोला, मैम आखिरी बार वॉशरूम में गई थी, तब से वो गायब हैं। तभी विक्की की बात सुनकर रणवीर एक पल के लिए नहीं रुका और वो वहाँ से भागकर अवनी को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी उसके जाते ही सब लोग विक्की से बोलते हैं कि व्हाट हैपेंड विक्की। तभी विक्की उन्हें शांत करते हुए बोलता है कि देखिए, ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है, आप सब कल ऑफिस में आकर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए आप सब चले जाइए और अभी जो भी हुआ उसके बारे में प्लीज़ किसी को भी कुछ मत बताइएगा, वरना आप सब जानते हो कि रणवीर राय कौन है। तभी रणवीर राय का नाम ही किसी को डराने के लिए काफ़ी होता था, इसीलिए सब डर जाते हैं और ये सब जानते थे कि इस वक्त कोई भी कुछ नहीं बोलागा। विक्की ने अपनी बात खत्म की और रणवीर के पीछे भागा। सीसीटीवी रूम में ईरा और एली अवनी को ढूंढ रही थी। उन्होंने ही हर जगह हर कोना चेक कर लिया था, पर उन्हें अवनी कहीं भी नहीं मिली थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने दरवाजे पर पूरे आदमियों को होटल में नज़र रखने के लिए भी कहा था, पर किसी को कोई खबर नहीं मिली थी। सीसीटीवी फुटेज देखते हुए ईरा बोलती है कि ठीक से चेक करो, एक भी एंगल मिस नहीं होना चाहिए। अगर किसी पे भी शक हो तो तुरंत उसे पकड़ें।
सबसे पूछताछ करो, इसके पीछे जो भी है ना बचना नहीं चाहिए, समझी। तभी एली ईरा से डरते हुए बोली, ईरा हमें मैम की बात नहीं माननी चाहिए थी, पता नहीं कहाँ होंगी, अगर सर को पता चला ना तो उनके गुस्से से कोई भी नहीं बच सकता है। एली की बात खत्म होने से पहले ही पीछे से किसी की कड़क आवाज आई, हाँ सही कहा तुमने, उसे अगर छोटी सी भी खरोच आई ना तो मैं खुद ही नहीं जानता कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा और क्या होने वाला है अब तुम दोनों के साथ। और डरो मत, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ, पर तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या क्या करवा सकता हूँ। अब बताओ कि क्या हुआ है और कहाँ गई है वो। तभी ईरा और एली रणवीर से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उन्हें सच में नहीं पता था कि आखिर अवनी कहाँ पर गई है। वो दोनों तो बस अवनी की बात मानने की सज़ा भुगत रही थी। उन्हें उनका पछतावा भी हो रहा था, पर उन्हें भी अवनी की चिंता थी। एक ही दिन में वो तीनों काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी, मगर अब जो कुछ भी हुआ था उससे उनकी रूह कांप गई थी। वो दोनों जानती थी कि अवनी रणवीर जी की जिंदगी में क्या मायने रखती है। इसी वजह से वो अपना डर बाजू में रखकर ईरा बोलती है कि बॉस, वो हमने मैम से कहा था कि हम उनके साथ चलते हैं, पर उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी और वो हमसे गुस्सा करके बोली कि हमें मना करके अंदर चली गई। तभी ईरा की बातों का समर्थन करते हुए एली बोली, हाँ बॉस, हम नहीं चाहते थे कि वो अकेली जाए, पर उन्हें हमारे साथ नहीं जाना था, इसीलिए हमने उन्हें अकेले छोड़ दिया था। पर जब वो 10 मिनट के बाद जब वो वापस नहीं आई तो हमें थोड़ा अजीब सा लगा और इसीलिए हम उन्हें देखने के लिए गए। पर रणवीर अपनी हाथों की मुट्ठियां बंधाते हुए उन दोनों से गुस्से से बोला, पर क्या। रणवीर की इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर वो दोनों ही एकदम पीछे हो गईं और ईरा कांपते हुए बोली, बॉस, हमने जब वॉशरूम चेक किया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, हमें लगा वो शायद किसी दूसरे वॉशरूम में गई होंगी, तो हमने वहाँ पर भी चेक किया पर वो वहाँ पर भी नहीं मिली। एली ईरा का हाथ पकड़कर अपनी नज़र नीचे करके बोली, तभी बॉस, ज़रूर उनके साथ कुछ तो हुआ है, तभी तो वो इस तरह से गायब हो गई हैं। हमने सब जगह देख लिया है पर उनका कुछ भी नहीं पता है। हमने टीम भी भेजी है पता करवाने के लिए, इन्हें भी अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। विक्की वहां पर आते हुए बोला, सर वो। रणवीर मुड़कर विक्की को गुस्से से देखते हुए बोला, साफ साफ नहीं कह सकते क्या विक्की। विक्की रणवीर से बोलता है कि सर वो मैम की पिन मिली है हमें। तभी रणवीर और बाकी सब को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा तसल्ली होती है। रणवीर भी उससे डिसरिस्पेक्टली पूछने लगता है कि कहाँ पर। तभी विक्की ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा कि सर, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था, पर जहाँ से मैम गायब हुई हैं वहाँ का कैमरा ख़राब था। मैंने खुद वहाँ पर जाकर चेक किया तो उस वॉशरूम में एक डोर है जो होटल के पीछे निकलता है। मैंने आदमी भेजे हैं जो जल्द ही पता लगा लेंगे कि आखिर मैम कहाँ पर है। रणवीर विकी से पूछते हुए बोलता है, कहाँ है वो, मुझे बताओ जल्दी से, और तुम दोनों पता करो इसके पीछे किसका हाथ है। रणवीर की बात सुनकर सबने हाँ में अपना सिर हिलाया और बाद में रणवीर वहां से चला जाता है। तभी पार्टी में अभी किए के लिए कुछ भी नहीं पता था कि वहां पर क्या होने वाला है। रूही ने अवनी को कॉल किया पर लगा नहीं। तभी रूही ने फिर ईरा से पूछा तो ईरा भी बोलती है कि अवनी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो घर पर चली गई हैं और तुम्हें बताने के लिए बोला था, क्योंकि ईरा जानती थी अगर उसने अभी रूही को बताया तो ये बात सब जगह पता चल जाएगी। करीब 1 घंटे बाद रणवीर अभी भी अवनी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अवनी कहाँ पर है और वो उसे कैसे ढूंढे। उसका दिल बार बार कह रहा था कि अवनी के साथ कुछ तो हुआ है जो नहीं होना चाहिए, पर उसका प्यार यकीन अभी भी बरकरार था। रणवीर ने अपनी सिक्योरिटियों की परवाह किए बगैर अवनी को ढूंढ रहा था। सब परेशान थे पर अवनी का अभी भी कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। विकी गाड़ी में अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। तभी उसके हाथ अचानक से रुके और उसने अपना फ़ोन निकाला और रणवीर को कॉल करते हुए बोला कि रणवीर को इस वक्त अवनी की चिंता थी, इस वजह से उसने अपना फ़ोन नहीं उठाया। रणवीर को फ़ोन ना उठता देख विक्की ने अमन को कॉल किया और उसे सारी बातें बताई। तभी एक ही रिंग में अमन ने जल्दी से कॉल को पिक किया और विक्की ने अमन से बोला कि अमन, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें एक गाड़ी का नंबर भेजा है, शायद मैम वहीं पर हैं। तो अमन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, क्या
मैम अभी बॉस को बताता हूँ मैं अभी जाकर। विकी अमन से बोलता है कि एक बात, मैंने गाड़ी की लोकेशन चेक की है, वो गोवा की तरफ जा रही है। विकी की बात सुनकर अमन ने जल्दी से रणवीर के पास भागकर जाता है और अभी भी होटल में अवनी को वो ढूंढ रहा था। तभी अमन भागकर उसके पास आया और बोला कि बॉस बॉस, मैम का पता चल गया है। तभी अमन की बात सुनकर एक पल के लिए रणवीर फ्रीज हो जाता है और उसने बस एक ही बात कही कि मैं आ रहा हूँ जान। तभी जल्दी से वो अमन से पूछता है कि कहाँ पर। अमन सारी बातें उसको बता देता है। इधर दूसरी तरफ अवनी इस वक्त एक गाड़ी में थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो आधी बेहोशी की हालत में थी। उसके मुंह पर पट्टी बांधी गई हुई थी पर उसकी आंखें खुली हुई थी, जिससे वो देखने की कोशिश कर रही थी। पर नशे में होने की वजह से उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और वो नहीं समझ पा रही थी कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वो इस वक्त एक वैन में थी जिसमें गाड़ी के आगे की सीट पर दो आदमी बैठे हुए थे जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। अवनी आधी बेहोशी में खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसी गाड़ी में बैठा वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था वो बोलता है कि जल्द ही बस बॉस के पास इसे लेकर चलते हैं और अपना कमीशन लेने के बाद हमें इससे क्या मतलब है। बाजू वाला आदमी बोलता है वैसे मानना पड़ेगा बॉस की चॉइस को, लड़की तो वाकई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काश हम भी उसे छू पाते पर तो मज़ा ही आ जाता। मगर पहला आदमी बोलता है अरे पागल हो गया है क्या, ऐसा सोच भी मत, नहीं तो बॉस तो हमें जान से ही मार देंगे। बस कुछ ही देर और है फिर हम पहुंचने ही वाले हैं। हम हमारा हिस्सा लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, फिर हमें इनसे क्या लेना देना। उन दोनों की बात सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो इतनी लाचार महसूस कर रही थी खुद को कि वो कुछ तो कर सकती खुद के लिए। और वो सोचने लगी कि शायद अभी उसकी जान ही चली जाए। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और यहाँ पर रणवीर का दिल बार बार जोरों से धड़क रहा था और वो लगातार गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो गोवा की सड़क पर आ गया था। विक्की ने जो गाड़ी का नंबर उसे बताया था वो उसके सामने ही थी। उस गाड़ी को देखकर रणवीर ने एक गहरी सांस ली और इस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए बोला। थोड़ी ही देर बाद उसने अपनी गाड़ी उस गाड़ी के आगे कर दी और एक तेज ब्रेक के साथ दोनों गाड़ियां रुक जाती हैं और गाड़ी की ब्रेक की वजह से अवनी जो थी वो सीट से नीचे गिर गई। तो रणवीर ने आगे वाली गाड़ी को गुस्से से देखा और दरवाज़ा खोल अवनी के पास जाने लगा। तभी ड्राइविंग सीट पर वाला आदमी चिल्लाकर बोलता है अबे ये कौन है यार, ऐसे अचानक से गाड़ी के सामने आ गया है, लगता है इस लड़की का जानने वाला होगा। तभी दूसरा आदमी पहले वाले को देखकर बोलता है कि कहीं ये इस लड़की को ढूंढने तो नहीं आया है यार, अगर ऐसा है तो अभी गाड़ी शुरू करो और चलाओ, यहाँ से भागो। दूसरे आदमी की बात सुनकर पहला आदमी रणवीर को देखने लगा और जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो दोनों तो एक पल के लिए रणवीर को देखकर डर से कांपने लगते हैं। तभी पहले वाले ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और चलाने लगा पर वो आगे बढ़ पाता उससे पहले ही 10-12 गाड़ियां उस गाड़ी के आजू बाजू आकर रुक जाती हैं और उन दोनों आदमियों की डर से हालत खराब हो चुकी थी। तब तक रणवीर भी उस गाड़ी के पास आ चुका था जहां इस वक्त अवनी बेहोश पड़ी हुई थी। उसने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें एकदम शांत हो गईं। बाकी गाड़ियों से बॉडीगार्ड्स बाहर आए और उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया और कहीं पर ले जाने लगे। तो रणवीर ने दरवाज़ा खोला तो अवनी उस सीट से नीचे गिरी हुई दिखी थी है। तो उसे देखकर रणवीर जल्दी से अवनी के पास गया और उसे खोलने लगा और साथ ही बोला जान आप ठीक तो हैं ना, तभी प्लीज़ मेरी तरफ देखिए। आप अब तक अमन, विकी, ईरा और एली भी वहां पर आ चुके थे। रणवीर की ये हालत देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और लगे भी क्यों ना, क्योंकि आज तक किसी ने भी रणवीर को इस हालत में नहीं देखा था। तो रणवीर ने अवनी को बचा लिया था और उन दोनों आदमियों को भी पकड़ लिया था जो अवनी को किडनैप करके लेके जा रहे थे। जब रणवीर ने अवनी को देखा तो उसकी जान ही अटक गई थी क्योंकि अवनी आधे नशे में थी और रणवीर के सामने पर थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो सीट से नीचे गिरी हुई थी। तभी रणवीर ने एक पल की भी देरी किए बगैर अवनी को उठाया और उसे खोलने लगता है। अवनी जो नशे में ही बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा, मेरे मॉनिस्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मगर देखो तो मेरे करीब मत आना।
प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी उसकी बातों से रणवीर की आंखें लाल हो गईं और उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी अवनी को इस तरह से देखकर। जो लड़की उसके भरोसे बैठी हुई थी, उसके होते हुए भी उसके साथ गलत होने जा रहा था। उसे खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और अवनी को गले लगाकर बोला कि अवनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अवनी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो बस रणवीर के पास जाना था। वो रणवीर को दूर करते हुए बोली कि छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरे हाथ मत लगाना, समझे। अवनी की बात सुनकर रणवीर अवनी को टाइट हग करते हुए उसके बाल को सहलाते हुए बोला, चुप रहो जान, मैं हूँ रणवीर, कुछ नहीं हुआ है आपको, मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। अवनी रणवीर की आवाज़ और अच्छे से पहचान गई थी। जैसे ही महसूस उसे होता है, वो रोते हुए बोलती है कि रणवीर आप आ गए, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलिए। ये लोग पता नहीं मुझे कहाँ पर लेकर जाने वाले हैं। रणवीर अवनी को पूरी तरह से खुद से चिपकाते हुए बोलता है कि कुछ मत बोलो, हम अभी जा रहे हैं यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इसके पीछे किसी का भी हाथ होना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। रणवीर की बातें अवनी को पूरी तरह से समझ में तो नहीं आई थी, पर उसे एहसास हो चुका था कि वो अब बिल्कुल भी ठीक है। रणवीर उसके पास है, वो अपने रणवीर के पास आ गई है। रणवीर एक पल भी वहाँ पर नहीं रुका और उसने अवनी को गोद में उठाया और गाड़ी के पास ले जाने लगा। तभी रणवीर की आंखों में गुस्सा झलक रहा था और उसने सबको एक नज़र देखा और सिर्फ एक ही शब्द कहा कि ब्लैक रूम। जो कोई वहाँ था, सबके दिल डर से भर गए थे और वो जल्दी से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गया। तभी अवनी को अपनी गोद में ही वो रखते हैं और उसने अमन को देखा और कहा कि जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, विला चलो। इतना कहने के बाद अमन ने गाड़ी स्टार्ट की और विला की तरफ मोड़ दी। उसके बाद रणवीर ने अवनी को देखा, जो बहुत ही ज़्यादा मैसी सी हो गई थी और उसके कपड़े भी थोड़े से फट गए थे। उसके हाथों पर रस्सी के निशान आ गए थे और बाल भी काफ़ी ज़्यादा बिखर गए थे। अवनी के कुछ वक्त पहले जो लड़की प्रिंसेस की तरह लग रही थी, वो अब एक सड़क पर पड़े कूड़े की तरह हो गई थी। उसकी हालत रणवीर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर अवनी जो पूरी तरह से नशे में डूब चुकी थी, वो अपना सिर बाहर निकाल कर रणवीर को घूरने लगती है और उसे इस तरह से बिहेव करता देख रणवीर ने उससे पूछा, क्या हुआ है जान, आप हमें इस तरह से क्यों देख रही हो, कोई बात है क्या। तो अवनी अपनी आंखों को टिमटिमा कर रणवीर के मुंह को पकड़ लेती है और उसके पूरे चेहरे को चूम कर देख कर बोलती है कि आप कोई किडनैपर तो नहीं है ना, जो मुझे गायब करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी। अवनी की बात सुनकर रणवीर उसके दोनों गाल पर अपने हाथ रखकर पकड़कर उसके होंठों पर लाइट किस करके बोलता है, क्या अब आपको यकीन हुआ कि हम कौन हैं और हम आपको कोई किडनैपर नहीं लग रहे हैं। रणवीर की किस के बाद अवनी मुस्कुराकर उसके गले में बाहें डालकर बोली, हाँ लव यू रणवीर। अवनी का ये नशे वाला कॉन्फिडेंस सुनकर रणवीर के चेहरे पर सुकून के भाव आ गए थे और वो उसके फॉरहेड पर किस करके बोला, आई लव यू टू जान, हम कभी भी आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे। गाड़ी काफ़ी तेज अपनी स्पीड पर जा रही थी। रणवीर का गुस्सा भी काफ़ी हद तक अब शांत हो गया था। उसे इस वक्त बस अवनी को ही देख रहा था, वही दिख रही थी उसकी बाहों में जो थी। रणवीर उसके बालों को प्यार से सहला रहा था। अवनी भी अपना चेहरा बार बार उसके चेस्ट पर घुमा रही थी, जिससे रणवीर की हालत खराब कर रही थी। उसने अमन को आवाज़ दी और फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया। बॉक्स लेकर उसने अवनी के हाथ को दवाई लगानी चाहिए, मगर उसने उसके सिर को बाहर निकाला और उससे कहा कि जान, अब थोड़ा सा दर्द होगा आपको। अवनी थोड़ी सी चिड़चिड़ी हुई आवाज़ में बोलती है, रणवीर के हाथ को दूर करते हुए, नहीं इसे मत लगाइए, ये चलता है। रणवीर एक हाथ से अवनी के गाल को छू कर बोलता है, पर ये ज़रूरी है, वरना आपकी चोट ठीक कैसे होगी जान, रणवीर ने कहा और उसके एक हाथ में दवाई पकड़ी और दूसरे हाथ से अवनी के हाथ को पकड़ा। पर जैसे ही वो दवाई अवनी के टच होती है तो अवनी की चीख निकल गई और उसने रणवीर के हाथ को झटका और दवाई जो थी वो नीचे गिर जाती है। ऐसा करते ही रणवीर के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, पर अवनी की हालत देखकर
वो खुद को रोक देता है और उसे कुछ सूझा और उसने सीट पर लगी बटन को प्रेस किया, जिस वजह से वहां की सीट बेड की तरह बन गई और रणवीर ने अवनी को धक्का दिया और बेड पर लिटाया। उसने अवनी की टाई ढीली की और खुद अवनी के ऊपर आ गया। अवनी नशे में होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अगर वो होश में होती तो नहीं ऐसा बिल्कुल भी बर्ताव ना करती और ना ही रणवीर को इतने करीब आने देती। तो रणवीर ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे लिप किस करने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल था, पर नशे में अवनी कहाँ समझने वाली थी और उसने रणवीर को रोकने के लिए अपने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। करीबन 5 मिनट तक किस करके रणवीर अवनी से अलग हुआ और अवनी शायद नींद में जा चुकी थी। उसे देख रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने दवाई ली और काफ़ी जेंटल तरीके से उस दवाई को अवनी के हाथ पर लगा लिया और फिर वहां पर किस किया और बाद में अवनी को अपनी गोद में ले लिया। अवनी ने नींद में ही अपने दोनों हाथ रणवीर के इर्द गिर्द लिपटा लिए थे। थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है। रात के करीब 1 बजे का समय था। वो इस वक्त गोवा में थे। गोवा में रणवीर का खुद का विला था। वैसे तो रणवीर की बहुत ही सारी प्रॉपर्टीज़ थी, पर गोवा की सबसे ज़्यादा खास थी। ऐसा इसलिए कि जब वो अवनी को मनाली में पहली बार मिला था, तब उसने गोवा में अवनी की याद में ये एक विला बनवाया था। इस विला के बारे में किसी को भी नहीं पता था। एक तरह से ये एक सीक्रेट विला भी कह सकते हैं। गाड़ी के रुकते ही रणवीर अवनी को अपनी बाहों में लेकर बाहर आया और विला के अंदर जाने लगा। तभी विला पर भी कई सारे गार्ड थे, जो रणवीर को देखकर अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े हुए थे, पर हैरान भी काफ़ी ज़्यादा थे। अपने बॉस को इस तरह से बाहों में किसी लड़की को देखकर रणवीर बिना किसी पर ध्यान दिए बगैर अंदर जाने लगा। तभी अंदर विला में नौकर के नाम पर सिर्फ एक ही आदमी था, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। वो करीबन 55 साल के लगभग था। किसी ने भी उन्हें नहीं बताया कि रणवीर आने वाला है, क्योंकि रणवीर ने ऐसा अचानक ही किया था। इस वजह से वो काफ़ी शौक थे, पर हैरान नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि शायद इस विला की मालकिन हो सकती हैं। रणवीर ने उन्हें जाते हुए कहा कि एक लेडी डॉक्टर को भेजिए जल्दी। अमन भी रणवीर के पीछे ही आ रहा था और उसके साथ ईरा, एली और विकी भी थे। उन्होंने रणवीर को जाता देखा। फिर तभी रणवीर का कमरा, जो फर्स्ट फ्लोर पर ही था, वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गया और रणवीर का ये विला एक प्रिंसेस हाउस की तरह ही था, जहाँ की सारी दीवारें नीले रंग की थीं, जो अवनी के आइस के कलर की थी। रणवीर का रूम भी काफ़ी खूबसूरत था, जो कि ब्लू कलर का ही था, पर वो किसी राजकुमारी के रूम के साइज का बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर रिंग वे रिंग तितलियाँ की पेंटिंग बनी हुई थी। रणवीर रूम का दरवाज़ा खोलने वाला ही था कि तभी अवनी की नींद खुल गई और उसने एक हाथ से अवनी अपनी आंखें मसली और आजू बाजू देखने लगी। रणवीर रूम में एंटर होता है तो अवनी जग चुकी थी। अवनी ने रणवीर को देखते हुए कहा कि हम कहाँ पर हैं। तभी रणवीर ने अवनी को बेड पर बैठाया और मुस्कुरा कर बोलता है कि हम इस वक्त गोवा में हैं। गोवा का नाम सुनते ही अवनी की आंखें चमकने लगती हैं और वो बेड पर खड़ी हुई और किसी छोटे बच्चे की तरह कूदते हुए बोली, वाओ, हम गोवा में हैं, बहुत ही मज़ा आएगा अब तो। तभी रणवीर, क्या हम बीच पर भी चल सकते हैं? मैंने सुना था कि गोवा काफ़ी अच्छी जगह है, पर यहाँ पर समंदर भी है। आप हमें वहाँ पर लेकर चलिए ना, हमें देखना है। तभी अवनी की बच्चों वाली हरकत देखकर रणवीर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और उसने इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और उस पर लाइट किस करके बोला कि बेबी, अभी बहुत ही ज़्यादा रात हो गई है ना, तो हम इस वक्त कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम कल सुबह चलेंगे, ओके। तो अवनी रणवीर का हाथ छोड़कर रोंधी शक्ल बनाकर बोलती है कि नहीं, हमें तो अभी ही जाना है, आप अभी लेकर चलो, वरना हम खुद ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं था कि रणवीर अवनी की जिद पूरी नहीं कर सकता था, पर अभी रात भी हो चुकी थी, इसीलिए वो अवनी को लेकर नहीं जाना चाहता था और अवनी भी नशे में काफ़ी ज़्यादा थी। वो अवनी को नीचे उतारते हुए बोला कि ओके, हम ले चलते हैं, पर आपको हमें किस करना पड़ेगा तब। तभी अवनी, जो खुश होकर ठीक है बोलती है, पर बाद में आप पहले हमें लेकर जाएंगे। तभी रणवीर भी अपनी भौहें आपस में जोड़ देता है और अवनी की बात सुनकर बोलता है। वो अवनी को कुछ बोलने को होता है कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ।
बाहर से आवाज़ आई, बेटा हम डॉक्टर को लेकर आ गए हैं। तभी रणवीर ने उन्हें जवाब दिया कि ओके ठीक है, अंदर आ जाइए। तभी जाने की बात से अवनी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, पर जब उसने डॉक्टर की बात सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और रणवीर के गले लग गई और बोली कि आपने डॉक्टर को क्यों बुलवाया है? क्या आपको कहीं लगी है क्या चोट? हमें बताइए। तभी अवनी जो अपना बचपना दिखाकर रणवीर को बहुत ही प्यार से ऊपर से नीचे तक देख रही थी। इसी वक्त डॉक्टर अंदर आई और उनके साथ बाकी सब भी थे। उन्होंने जब अवनी को रणवीर की बाहों में देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई, पर अवनी अपनी हैरानी उन्होंने रणवीर के सामने बिल्कुल भी नहीं दिखाई। तभी अवनी की नज़र डॉक्टर पर गई थी कि उसी का फ़ायदा उठाकर रणवीर ने अवनी के कान में धीरे से कहा कि हम ठीक हैं, पर अगर आप बीच पर जाना चाहती हो ना तो आपको पहले आंखें मत खोलना, आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी। अवनी ने भी अच्छे बच्चे की तरह रणवीर की बात मान ली और रणवीर ने उसे बेड पर लेटाया और सबको चुप रहने का इशारा किया। तभी सब ने भी रणवीर की बात मान ली और फिर डॉक्टर अवनी के पास आई और उसे चेक करने लगी। किसी के टच का महसूस करके अवनी बोली कि रणवीर आप हमें हाथ क्यों लगा रहे हैं? तभी अवनी की बात सुनकर रणवीर ने अपना एक हाथ अवनी की आंखों पर रखा और धीरे से बोला कि वो आपके कपड़े पर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है ना, उसे हटा रहे हैं। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी बोलती है कि ठीक है, हमें नींद आ रही है रणवीर। तभी रणवीर अवनी के बालों पर अपना दूसरा हाथ फेर कर बोलता है कि आप सो जाइए, हम आपको उठा देंगे, ओके। तभी अवनी को सच में नींद आ रही थी और इस वजह से वो 1 मिनट में भी सो गई थी। डॉक्टर ने भी अवनी को चेक कर लिया था और एक शॉट लगा दिया था। फिर वो बाहर की तरफ चली गई और उनके साथ रणवीर भी बाहर आया। डॉक्टर रणवीर से बोलते हैं कि सर, उनको किसी ने नशे की दवा पिलाई थी, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। बाकी उनकी हालत अब बिल्कुल ठीक है, बस उनके हाथों पर रस्सी के निशान हैं, जिसका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा और वो जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। नशे को ठीक करने के लिए उन्हें एक शॉट भी दिया है। सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रणवीर ने डॉक्टर की बात सुनी और कहा कि ठीक है, आप जा सकती हैं, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे, ओके। इसके बाद रणवीर वहां से चला आया। उनके जाने के बाद रणवीर जब अंदर वापस आया तो इस वक्त ईरा और एली अवनी के आजू बाजू बैठी हुई थी। रणवीर ने उन्हें देखकर कहा कि मुझे सुबह तक सारी डिटेल्स चाहिए और अवनी के कपड़े चेंज कर देना, मैं नीचे जा रहा हूँ। तभी रणवीर बिना उनके जवाब को सुने हुए वहां से नीचे चला आया। ईरा और एली की डर से हालत पूरी तरह से खराब हो रखी थी। जैसे ही रणवीर बाहर आया तो ईरा क्लोजेट में गई और वहां उसने देखा कि अवनी के लिए कोई भी कपड़े नहीं थे। तो वो वापस आई और उसे खाली हाथ देखकर एली बोली कि क्या हुआ, तुम ऐसे खाली हाथ क्यों? मैम के कपड़े कहाँ हैं? एली निराशा भरे भाव से ईरा को जवाब देते हुए बोली कि अरे, बॉस ने तो कह दिया है, पर यहाँ पर तो सिर्फ बॉस के ही कपड़े हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, तो इसीलिए वापस आ गई। तभी एली जो गहरी सांस लेकर बोलती है, हाँ क्या कर सकते हैं, और बॉस को थोड़ी ना पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, तो अचानक ही आ गए हैं हम सब। वैसे हम भी यहाँ पर कभी नहीं आए थे, नहीं तो वरना हमारे ही कपड़े पहना देते। ईरा अवनी के सिरहाने बैठी हुई थी। एली से बोली कि अब क्या करें, अगर मैम के कपड़े चेंज नहीं किए तो बॉस हमारी वाट लगा देंगे। तो एली खबरदार ईरा को देखते हुए बोलती है घबरा के, अरे तू डरा क्यों रही है यार, बस यहाँ तो मेरी वाट लगी पड़ी है, कुछ सोचो वरना बॉस क्या करेंगे वो तो उन्हें भी नहीं पता होगा। तभी एली की बात सुनकर दोनों कुछ सोचने लगती हैं, आखिर वो दोनों क्या करेंगी और कैसे चेंज करेंगी अवनी के कपड़े, क्योंकि अगर उन दोनों ने कपड़े नहीं चेंज करे अवनी के तो रणवीर उन दोनों को क्या करेगा ये उन्हें नहीं पता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे कहानी में अब क्या होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कौन सा मोमेंट आपको कहानी का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मोमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।